वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने का जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हम अभी फंडामेंटल राइट्स में पहुंचे हैं और फंडामेंटल राइट्स में भी हम राइट टू इक्वालिटी कवर कर चुके हैं और अब हमारे सेकंड राइट की हम बात कर रहे हैं और सेकंड राइट में हम पहुंच चुके हैं राइट टू फ्रीडम पे। और राइट टू फ्रीडम में हमने देखे कि हमारे 5 आर्टिकल हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 5 आर्टिकल्स हमारे आते हैं 19, 20, 21, 21A और 22। ये 5 आर्टिकल हमारे राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर हम 19 पढ़ चुके हैं, उसके बाद 20 पढ़ चुके हैं, 22 पढ़ चुके हैं। आज हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं और इन दोनों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 21, जिसको अगर मैं कहूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने राइट्स हैं उनको एक तरफ रख दो और इसको एक तरफ रख दो, तो ये कहीं ना कहीं उनके बराबर ही मिलेगा। सब राइट एक तरफ और इसको एक तरफ देखें तो इतना बड़ा राइट हम इसे कह सकते हैं। यह है राइट टू लाइफ, इसे हम कहेंगे राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 को शॉर्ट फॉर्म में राइट टू लाइफ बोला जाता है, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। और इसी राइट टू लाइफ के ऊपर हम आज देखें तो जितने केसेस होते हैं ज्यादातर कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इसी को हम एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीननी है और किसी की भी लाइफ नहीं छीन सकते। किसी की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हम नहीं छीन सकते। फ्रीडम की बात हो रही है तो हमें जीने का अधिकार भी मिल रहा है फ्रीडम में और पर्सनल लिबर्टी भी मिल रही है, दोनों ये हम नहीं छीन सकते। लेकिन कब तक नहीं छीन सकते? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जब तक आपकी लाइफ छीनने के लिए कोई लॉ नहीं आ जाता। तो क्या किसी लॉ के द्वारा हमारी लाइफ को छीना जा सकता है? एक छोटा सा सवाल, क्या किसी लॉ के द्वारा हमारी लाइफ को छीना जा सकता है जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है? बिल्कुल। इसको हम हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसकी जांच पड़ताल करें तो हमें पता लगेगा कि यही सवाल किससे पूछा गया? सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बताता है इसका मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार केस गया 1950 में और उस केस का नाम था गोपालन केस। उस केस का नाम था गोपालन केस। और गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल ये सही बात है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब यही है कि अगर लॉ में लिख दिया तो लाइफ और लिबर्टी छीनी जा सकती है। यह बोला गोपालन केस में। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब हुआ कि अगर लॉ के हिसाब से लॉ में लिख दिया तो लॉ में जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर लॉ में लिख दिया कि इसकी लाइफ छीन लो, पर्सनल लिबर्टी छीन लो, तो छीनी जा सकती है। वहीं पे इसी केस को फिर दोबारा लाया गया सुप्रीम कोर्ट में और 1978 की बात है, जिसको हम मेनका गांधी केस के नाम से जानते हैं। मेनका गांधी केस 1978। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदला, बोला नहीं ये जो लिखा है गलत है। इसका मतलब ये नहीं है जो हम समझते आ रहे हैं। इसमें अगर ये लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो इस लॉ को भी कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा कि वो लॉ ठीक है कि नहीं है। उस लॉ की चेकिंग जब हम देखेंगे, लॉ को वैलिड ठहराएंगे, तभी आप लाइफ और लिबर्टी छीन सकते हो। और इस चीज को हमने बोला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस चीज को हमने बोला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि हां, लॉ के द्वारा किसी की लाइफ और लिबर्टी छीनी जा सकती है, लेकिन वो लॉ कैसा होगा वो लॉ को हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हम पता लगाएंगे कि वो लॉ रीजनेबल है या नहीं है, वो लॉ फेयर है या नहीं है, वो लॉ जस्ट है या नहीं है। कि वो जो लॉ आपने बनाया है वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तभी हम किसी की लाइफ को छीन सकते हैं किसी लॉ के द्वारा। तो अगर रीजनेबल लॉ नहीं है तो हम नहीं छीन सकते। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए आर्टिकल 21 में। और इसी मेनका गांधी केस में इस राइट टू लाइफ को इतना एक्सपेंड कर दिया गया। पहले ये छोटा सा था, लेकिन अब इसके बाद मेनका गांधी केस में इसने बोला राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सिर्फ जीने का नहीं है, राइट टू लाइफ, लेकिन कैसे? लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। कि जब लाइफ है तो लाइफ में चॉइस के बिना लाइफ का कोई मतलब नहीं है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है तो खुल के जीने का अधिकार है, चॉइस के साथ जीने का अधिकार है, चॉइस के साथ जीने का अधिकार है, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है कि डिग्निटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में एक माँ है, उसको एक कोने में रख दिया और बोला कि नहीं, अब
बेटे आजकल हम देख रहे हैं, आजकल समाज में इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो वो अगर घर में है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसकी डिग्निटी नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है, तो उसे हम जीना नहीं कहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे उसका अधिकार दिला सकता है वापस। तो इस तरह के अधिकार जिसे हम कहेंगे जीने का अधिकार विद चॉइस एंड डिग्निटी। और यहां पर इस केस से हमें पता लगा कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। लाइफ सिर्फ लाइफ नहीं है, लाइफ होता है लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी यहां पर लाइफ में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, इसी केस से फिर रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट टू लाइफ के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी। जैसे राइट टू लाइफ में आपकी राइट टू प्राइवेसी आएगी, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, जिसको हमने एक अलग फंडामेंटल राइट बनाया, और उसी फंडामेंटल राइट की हम बात करेंगे अब, जिसको हम आर्टिकल 21A के नाम से जानते हैं। राइट टू एजुकेशन भी हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है, लेकिन इसको अलग से एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। जब भी ध्यान रखना, किसी भी आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर अगर कोई जुड़ा हो, तो वो उसका मतलब होता है कि उसको कभी ना कभी बाद में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो यहां पर आर्टिकल 21A अगर मैं बोल रहा हूं, तो ये अलग आर्टिकल हो गया, इसको अलग से ऐड किया गया है, और ये 21 से अलग है। 21A अगर छोटा a होता तो 21 का पार्ट माना जाता, लेकिन ये कैपिटल A है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते टाइम ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी कैपिटल A हो यानी वो अलग आर्टिकल है। तो 21A कैपिटल वाला है, ये राइट टू एजुकेशन है। और ये राइट टू एजुकेशन शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसीलिए इसको ऐसे नंबरिंग करके डाला गया। इसको कब ऐड किया गया वो हमें पता होना चाहिए। ये हमने 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संशोधन जब हमने संविधान में किया 2002 में, तब हमने इस राइट को इसमें इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें हमने क्या डाला कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे, क्या बोला हमने इस राइट में, राइट टू एजुकेशन में, कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है, कि उन सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो 6 से 14 साल के बच्चों को कैसी एजुकेशन मिल सकती है? प्राइमरी एजुकेशन या फिर प्रीलिमिनरी एजुकेशन। हायर एजुकेशन का राइट नहीं है ये सिर्फ बेसिक एजुकेशन का राइट है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को हमें एजुकेशन का राइट दिया। और इसको लागू कैसे किया गया? इसको लागू करने के लिए हमने बाद में एक एक्ट लेके आए जिसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो 2009 में एक एक्ट आया जिसके द्वारा इस एक्ट को, इस राइट को लागू किया गया। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम थे जो हमें बहुत तरह की फ्रीडम देते हैं। 19 में हमने बहुत तरह की फ्रीडम देखी, 20 में हमने देखा, 21 देखा, 21A देखा, 22 देखा। ये सब राइट्स हमें किसी न किसी तरह की फ्रीडम देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमारी अगले वीडियो सीरीज में हम अगले राइट के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक हम अभी हमारी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।